संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों की शपथ का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 99, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 98, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 97, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 96। भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 में संसद के सदस्यों, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्यों की शपथ ग्रहण का प्रावधान उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, संसद की संप्रभुता का सिद्धांत किस देश की संसद से संबंधित है? यानी कि वह कौन सा देश है जिसकी देश से संसद की संप्रभुता यानी संसद ही सर्वोच्च शक्ति है, इस सिद्धांत को लिया गया है। तो वह है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान में संसद संप्रभु है, यानी कि वहाँ पर न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है, संसद ही सर्वोच्च है। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित है। संप्रभुता का जो मतलब होता है वह होता है राज्य की सर्वोच्च शक्ति, यानी कि ब्रिटेन की संसद में राज्य की सर्वोच्च शक्ति निहित है। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। इसके प्रभाव एवं न्याय क्षेत्र पर वहाँ कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है, यानी कि वहाँ का जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, वहाँ के विधि तथा वहाँ के कानूनों पर न्यायिक समीक्षा या उनको अवैध घोषित नहीं कर सकता है। ब्रिटेन की संसद को जो विधि बनाती है वही सर्वोच्च होती है, संसद ही सर्वोच्च शक्ति है, यानी संसद ही संप्रभु है। संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसद की संप्रभुता के सिद्धांत से संबंधित है? यानी आपको बताना है कि इन तीनों कथन में से संसद की संप्रभुता से कौन सा कथन संबंधित है। संसद किसी कानून को संशोधित या निरसित कर सकती है, यह सत्य कथन है। संसदीय विधि को न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती है, यानी कि जब कोई भी विधि संसद के द्वारा बनाई जाएगी तो उसको न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं करेगा, यह भी संसद की संप्रभुता का सिद्धांत है। संसद संवैधानिक कानूनों को साधारण कानूनों की तरह ही बना सकती है, यानी यह तीनों ही कथन सत्य हैं और तीनों ही कथन संसद की संप्रभुता से संबंधित हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। संसद के कानूनों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार किस संस्था को है? भारत की संसद में यदि कोई कानून या विधि बनाया जाता है तो भारत की संसद के कानून की न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारत की न्यायपालिका को है। यानी न्यायपालिका यदि संसद के कानून या विधि को असंवैधानिक मानती है या संविधान के अनुसार नहीं मानती है तो उसको अवैध घोषित कर सकती है। यही न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा कहलाती है। किस देश की न्यायपालिका के पास संसदीय विधि की न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है अमेरिका। अमेरिका में सीमित आधार पर न्यायपालिका के पास संसदीय विधि की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। इस तरह से ऑप्शन बी ब्रिटेन में न्यायपालिका को संसदीय विधि की न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटेन में अपनाया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। ब्रिटेन की संसद के कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, वहाँ के उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। संसद की संप्रभुता और न्यायिक समीक्षा के मध्य कुछ संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ब्रिटिश न्यायवादी एवी डाइसी के अनुसार संसद की संप्रभुता के सिद्धांत के 3 अनुप्रयोग हैं, यानी कि संसद की संप्रभुता तब मानी जाएगी जब वह यह 3 सिद्धांतों को पालन करेगी। पहला सिद्धांत है कि संसद किसी कानून को संशोधित या विधि को निरस्त कर सकती है। दूसरा सिद्धांत यह है कि संसद संवैधानिक कानूनों को उसी प्रक्रिया की तरह बना सकती है जैसे कि साधारण कानूनों को। इसका अर्थ है कि ब्रिटिश संसद में संवैधानिक प्रभाव एवं विधिक प्रभाव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन संसदीय विधि को न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती है। यानी संसद के द्वारा जो भी विधि या कानून बनाया जाएगा उसको न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती है। यानी दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ब्रिटेन में भी न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह से ब्रिटेन का जो संसद की संप्रभुता का सिद्धांत है वह एक बहुत ही विशेषता वाला सिद्धांत है, जबकि भारत में ब्रिटेन के बहुत सारे संसद के प्रावधानों को अपनाया गया है लेकिन संसद की संप्रभुता को भारत में नहीं अपनाया गया है। भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानून तथा विधि को न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा कर सकती है तथा उनको असंवैधानिक पाए जाने के बाद उनको अवैध यानी निरस्त करने के लिए कह सकती है। भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करने वाले तत्व कौन से हैं? पहला, भारत में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत नहीं अपनाया गया है, यानी संसद सर्वोच्च शक्ति नहीं है।
और इसको सीमित करने वाले मुख्य तत्व हैं जैसे कि लिखित संविधान, उसके साथ साथ है संघीय व्यवस्था, उसके साथ साथ है न्यायिक समीक्षा। ये तीनों ही तत्व भारत की संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं। कैसे? संघीय व्यवस्था के अनुसार शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसके साथ साथ न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका का अधिकार है, उसके साथ साथ लिखित संविधान में विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं जिसके आधार पर संघ सरकार या केंद्र सरकार यानी संसद सर्वोच्च शक्ति नहीं बन सकती है। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान है? नेपाल? असत्य, नेपाल का संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान एक लिखित संविधान नहीं है। इस तरह से ऑप्शन सी सही है। अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन यह है, भारत में सरकार की संघीय व्यवस्था है, यानी यह कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है संविधान के अनुसार। इस तरह से भारत में सरकार की संघीय व्यवस्था है। उसके साथ साथ भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके साथ साथ तीसरा कथन है, ब्रिटेन सरकार में सरकार की एकात्मक व्यवस्था है। ये तीनों ही कथन सत्य हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 106, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 109, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 110। ऑप्शन ए सही उत्तर है अनुच्छेद 106। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने का अधिकार है, यानी समय समय पर संसद सदस्यों के संसद वेतन निर्धारित करती है। संविधान में संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों का उल्लेख है, लेकिन पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। यह संसदीय विधि के द्वारा पेंशन संसद सदस्यों को प्रदान की जाती है। वर्तमान में संसद के सदस्यों का वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह है। उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के भत्ते जैसे कि चुनाव भत्ता, कार्यालय भत्ता, मुफ्त आवास, टेलीविजन, टेलीफोन, वाहन खर्च इत्यादि भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख है? जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों ही सदन असहमत होते हैं या अवरोध होता है, तब संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लेखित है, लेकिन यह किस कारण से होती है? दोनों सदनों की किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि संसद के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो वह राष्ट्रपति। धन विधेयक तथा संविधान संशोधक विधेयक के बारे में संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान में नहीं है। इसका मतलब है कि साधारण विधेयक और उसके साथ साथ वित्त विधेयक के बारे में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है? वह परिस्थिति है, पहली, मान लीजिए किसी सदन के द्वारा कोई विधेयक पास किया जाता है और वह दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर देता है, तब संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। दूसरा तथ्य यह है कि दूसरा सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो। मान लीजिए कि दूसरे सदन के पास भेजा गया लेकिन उसमें संशोधन वह सदन नहीं मान रहा है, तब भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जब दूसरे सदन के द्वारा बिना विधेयक को पास किए गए 6 माह पूरे हो गए हैं, तब यदि राष्ट्रपति चाहता है तो वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उस विधेयक के बारे में चर्चा करने के लिए बुला सकता है। इसके साथ दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता होती है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसमें राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा और संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा नियमों के अनुसार होगी। जो विधेयक होगा उसमें उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर विधेयक को पास किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसमें से राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है और उसके सभापति और उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 89 में स्पष्ट उल्लेख है। निम्न में से किस का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? भारत के संविधान में वित्त विधेयक का उल्लेख है। दूसरा ऑप्शन है धन विधेयक, धन विधेयक का भी भारत के संविधान में उल्लेख है। तीसरा है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक का भी संविधान में उल्लेख है। अंतिम है ऑप्शन डी बजट। बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, इसके स्थान पर भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन से वह भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं?
जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति का वेतन। उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का पदेन सभापति, इसका भी व्यय जो वेतन है भारत की संचित निधि पर भारित है। उसके साथ है न्यायाधीशों के वेतन भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस तरह से यह तीनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? पहला तो संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, यह साधारण बोलचाल की भाषा में उपयोग किया जाता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में है। बजट में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और खर्च का विवरण कब से कब तक होता है? यानी कोई भी बजट वार्षिक वित्तीय विवरण जब प्रस्तुत किया जाता है तो वह किस तारीख से लेकर किस तारीख तक होता है? तो वह भारत का जो वित्तीय वर्ष है वह है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और इसी के बीच में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और खर्च का विवरण बजट में किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? भारत का पहला बजट सन 1947 में लाया गया और उसको आर.के. शनमुखम के द्वारा लाया गया। यानी भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके पश्चात भारत का जो पहला बजट है वह आर.के. शनमुखम के द्वारा लाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया और वह तिथि थी 26 नवंबर। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम के द्वारा प्रस्तुत किया गया और 26 नवंबर 1947 को। भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत की जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वह इंदिरा गांधी, और वह भारत की केंद्रीय बजट भी प्रस्तुत करने वाली भारत की पहली महिला हैं। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत का केंद्रीय बजट यानी भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेखित है और उसको सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाली भारत की महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हाल ही में किसने बजट पेश किया है? तो वर्तमान में जो भारत की वित्त मंत्री हैं वह है निर्मला सीतारमण, और यह भारत की दूसरी महिला हैं जिन्होंने केंद्रीय बजट को सदन में पेश किया है। और इस तरह से 2023-24 के लिए भी निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। किस वित्तीय वर्ष के बजट को काला बजट कहते हैं? काला बजट से आशय यह है कि घाटे का बजट। और 1973 से 74 के बीच यानी वार्षिक वित्तीय वर्ष जो 1973 से 74 था उसका जो बजट था वो घाटे का बजट था, इसलिए इस बजट को काला बजट कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। 1973 से 1974 वित्तीय वर्ष 1973 से 74 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया उसको काला बजट यानी ब्लैक बजट के नाम से जानते हैं। इन तथ्यों को आप नोट कर लीजिए। यह बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत राव चौहान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस बजट को काला बजट कहने का मुख्य कारण है कि यह 550 करोड़ का घाटे का बजट था। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष रेलवे बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया? वर्तमान में बच्चों भारत का केंद्रीय बजट लोकसभा तथा राज्यसभा में पेश किया जाता है, लेकिन 2017 के पहले आम बजट के साथ साथ रेलवे बजट भी लाया जाता है। 2017 में इन दोनों का विलय कर दिया गया और वर्तमान में केवल केंद्रीय बजट ही लाया जाता है। इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अंग्रेजों ने साल 1924 में केंद्रीय बजट के अलावा रेल बजट का अभ्यास शुरू किया था। यानी 1924 से रेल बजट का अभ्यास चालू है। 1924 से रेल बजट और केंद्रीय बजट को साल 2000 तक अलग अलग पेश किया गया है। 2017 में भारत का जो वित्त मंत्री थे वो थे अरुण जेटली, और अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट और रेल बजट को मिलाकर 2017 में पहला संयुक्त केंद्रीय बजट पेश किया और 2017 से अब तक यानी 2023-24 तक एक ही बजट यानी केंद्रीय बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस वित्त मंत्री के द्वारा द एपोचल बजट प्रस्तुत किया गया? आप इन 2-3 बजट को आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ब्लैक बजट हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, और ये जो एपोचल बजट है इसको मनमोहन सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1991-92 में द एपोचल बजट आर्थिक उदारीकरण से संबंधित है। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991-92 में द एपोचल बजट के नाम से जाने जाना वाला केंद्रीय बजट पेश किया था। और आपको पता होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री भी बने। सन 1991-92 के बजट को भारत को स्थायी रूप से बदलने वाले बजट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े स्तर पर आर्थिक उदारीकरण यानी आर्थिक नीतियों को लाया गया और यह बजट भारत में आर्थिक संकट काल के समय लाया गया था। द एपोचल बजट 1991-92 में भारत के पीएम जो थे वह थे पीवी नरसिम्हा राव,
और यह बजट हम इसलिए मुख्य कह सकते हैं या महत्वपूर्ण कह सकते हैं क्योंकि आर्थिक नीतियों का बहुत बड़े स्तर पर इस बजट में बदलाव किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट की छपाई प्रारंभ होने से ठीक पहले संसद में कौन सा समारोह मनाया जाता है? भारत का केंद्रीय बजट फरवरी माह में लाया जाता है। इसको आपने न्यूज़ में देखा होगा। जब केंद्रीय बजट वित्त मंत्री के द्वारा तैयार कर लिया जाता है तो उसके छपाई के प्रारंभ होने के ठीक पहले हलवा समारोह की प्रथा अपनाई गई है। भारत के वित्त मंत्री जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी चुने गए, तो वह हैं भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति भी चुने गए थे और वह भारत के वित्त मंत्री भी बने थे। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत के वित्त मंत्री जो भारत के राष्ट्रपति चुने गए वह हैं प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट को संसद पटल पर कौन रखवाता है? यानी किसकी सिफारिश के बाद केंद्रीय बजट को संसद के पटल पर रखा जाता है? वित्त मंत्री संसद के पटल पर भारत के केंद्रीय बजट को रखता है और यह भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर रखा जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण से, जो कि अनुच्छेद 112 में इसका स्पष्ट उल्लेख है, यानी संवैधानिक प्रावधान है। बजट आम बोलचाल की भाषा में, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण में निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती हैं: राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियाँ, राजस्व बढ़ाने के उपाय और साधन, खर्च का अनुमान, वास्तविक प्राप्ति एवं खर्च का विवरण, आने वाले साल के लिए आर्थिक तथा वित्तीय नीतियाँ। बच्चों, आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि इस इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज का अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।